नमस्कार। उद्देशिका। संविधान में उद्देशिका एक ऐसा भाग है। देखिए, ज़्यादातर क्या है संविधान में, या तो राज्य के बारे में बात की गई है, ठीक है, राज्य के बारे में बात की गई है, या राज्य की संरचना के बारे में की गई है, ठीक है। फिर आपका नागरिकों के बारे में की गई है, जो भारत के नागरिक होंगे, उनके अधिकार के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में। तो संविधान में यहाँ पे दो है, भागों में बांट दिया है, राष्ट्र और नागरिक। राष्ट्र में ये अपना उसका निर्माण कैसे होगा और सरकार की संरचना क्या होगी, और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ठीक है। इन बारे में हमें संविधान के अलग अलग भागों में मिलता है। लेकिन उद्देश्य का एक ऐसा भाग है जहाँ पे हमको एक साथ राज्य की संरचना के बारे में पता चल जाता है, और साथ साथ नागरिक की संरचना के बारे में भी पता चल जाता है। संरचना का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक नागरिक को जैसे किस तरह के न्याय की व्यवस्था होगी, किस तरह की स्वतंत्रता मिलेगी, किस तरह की उसको समानता मिलेगी, ठीक है। उसी तरह राज्य प्रभुत्व संपन्न होगा, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस तरह से हमारा राज्य होगा, ठीक है। तो एक ही जगह पे हमको दोनों चीज़ें यहाँ पे उपदेशिका में मिल जाती है। अब इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो उद्देशिका है, इसमें सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और सबकी समानता। यहाँ पे है हम भारत के लोग। जो ये संविधान का जो निर्माण हुआ है, ये भारत के लोगों के द्वारा हुआ है। और इसको हम सबसे जब लास्ट में पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है आत्मर्पित करते हैं, खुद को ही हम ये एक तरह से भेंट स्वयं को ही हम दे रहे हैं संविधान को। तो यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि राष्ट्र के बारे में और नागरिक के बारे में उपदेशिका में चर्चा हुई है। तो ये जो बनाया जा रहा है संविधान, वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है और भारत के लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ये हम पहली लाइन से हमको यहाँ पे पता चल जा रहा है। फिर देखिए सबसे अच्छी जो चीज़ है, जो मैंने बोला, अब आपका राष्ट्र कैसा होगा, ठीक है, वो प्रभुत्व संपन्न होगा। प्रभुत्व संपन्न का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो संप्रभु होगा, ठीक। संप्रभुता मतलब वो, हम देखिए कोई भी जो कानून होगा, चाहे वो देश के अंदर हो, ठीक है, और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, हमारी कूटनीति है, अंतर्राष्ट्रीय हमारे संबंध हैं, ये हम खुद इसके बारे में निर्णय लेंगे। कोई भी इस पे है ना, किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जब हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो वो सारे डिसीजन वो क्या करते थे, वो हमारे लेते थे, कि भारत के नागरिकों से नहीं था पूछा जाता था, ना ही सरकार में है ना हम लोग का प्रतिनिधित्व था, ठीक है। वो बाद में थोड़ा अब एक्ट ला के वो थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया, उसका नहीं, लेकिन संपूर्ण रूप से तो कुछ नहीं था ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये राष्ट्र अब अपने निर्णय खुद लेगा, कोई और नहीं। यहाँ पे संप्रभुता का ये मतलब देखिए, मतलब इसको हम नागरिकों से भी जोड़ सकते हैं कि चाहे वो राष्ट्र का विकास हो, चाहे नागरिक का विकास हो, उसमें अपने स्वयं के निर्णय खुद लेना कितना ज़रूरी होता है। अगर हमारे निर्णय कोई और लेगा, चाहे वो राष्ट्र के रूप में हो, चाहे नागरिक के रूप में हो, तो हमारा विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा, अपने जो हमारे निर्णय ले रहा होगा उसकी विचारधारा हमारे लिए सही है कि नहीं है, उसकी जो नीतियां हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं है, ये है ना कभी कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो भी निर्णय होंगे वो हम खुद लेंगे, संप्रभुत्व राष्ट्र होगा, ठीक। उसके बाद
समाजवाद। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी। अब समाजवादी बाद में ये शब्द जोड़ा गया, लेकिन ये हमको विभिन्न जो अनुच्छेद हैं उससे हमको पता चलता है कि हमारा देश समाजवादी है। जैसे कि हमने जो अर्थव्यवस्था को अपनाया, वो हमने क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब था कि पूंजीवाद के साथ साथ यहाँ पे समाजवाद भी चलेगा, कि जो उद्योग लगाए जाएंगे वो निजी जो व्यक्ति हैं वो भी लगा सकते हैं, प्राइवेट जो सेक्टर होगा। साथ साथ क्या है कि उद्योग राज्य के द्वारा भी लगाए जाएंगे। जब आप पीएसयूज देखते हैं, बहुत सारी जो सरकारी कंपनियां देखते हैं, ठीक है, वो हमारे समाजवाद का ही एक अंग है। ठीक। आप जानते हैं, जब हम आज़ाद हुए तो हमारी एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या थी वो गरीब थी, उसके पास संसाधन नहीं थे, एजुकेशन हमारा सिस्टम बहुत ही नीचे चला गया था। तो हर तरह से हमको अपने नागरिकों को ऊपर उठाना था। तो हम अपने नागरिकों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, उनको एक सहारे की ज़रूरत थी, एक सपोर्ट की, जो राज्य दे सकता था। तो राज्य ने इसीलिए बहुत सारी जो उद्योग हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, है ना, वो अपने हाथों में ले लिया, जिससे कि उन नागरिकों की सहायता की जा सके। यही हमारा समाजवाद है भारत का। एक जो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो यही है, कि किस तरह से गरीब लोगों की मदद की जाए, किस तरह से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। ठीक है, विभिन्न जो पेंशन योजनाएं हैं, दिव्यांगों को जो अलग बहुत तरह से है ना उनकी मदद की जाती है। जो पिछड़े वर्ग हैं, वनरेबल जो भी हमारा लोग हैं, ठीक है, उनको राज्य के द्वारा सहयोग मिलता है। उसी सहयोग को हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में देखते हैं, यही भारत का समाजवाद है। ठीक। फिर हमारा पंथ निरपेक्ष आ जाता है, कि जो हमारा राष्ट्र होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, कि संरचना, एक राष्ट्र की संरचना हम कैसे करेंगे। जब हम संविधान बना रहे थे तो हमने देखा कि जो हम भविष्य में जो हमारा राष्ट्र होगा उसका स्वरूप क्या होगा, वो किन किन विचारधाराओं पे वो चलेगा अपना विकास करने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए। तो वो ये वही चीज़ें हैं। अब पंथ निरपेक्ष, अब आप जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्र का है ना बंटवारा हुआ, वो एक तरह से धर्म के आधार पे ही हुआ। उसके बाद भी हमने पंथ निरपेक्षता को अपनाया, ये भी बाद में ऐड हुआ है। लेकिन विभिन्न जब हम आर्टिकल को गौर से पढ़ते हैं तो पंथ निरपेक्ष की हमको अवधारणा मिल जाती है, कि वो हमारे आर्टिकल्स में है। क्योंकि हमारा क्या है, उसके हमारे जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है ना, वो किसी विशेष धर्म को नहीं धारण करता है। जैसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो अलग अलग धर्म को, कहीं क्रिश्चियनिटी किसी राष्ट्र का धर्म होता है, कहीं पे इस्लाम होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई नहीं। क्योंकि जब आप किसी भी धर्म को कोई राज्य अपना लेगा तो वही वो बायस हो जाएगा ना उस पे, और जो उसके अंदर जो विभिन्न रहने वाले नागरिक होंगे वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। हो सकता है बहुत ही तरह से उनके साथ क्या हो, अन्याय हो, पक्षपात हो। तो इसलिए हमने विभाजन के बाद भी हमारी ये खूबसूरती थी, हमने उस चीज़ को समझा, उन जख्मों को हमने आगे कैरी नहीं किया, कि जिससे कि हमारे राष्ट्र में हमेशा से विभिन्न धर्म के लोग रहे थे और वो कंफर्टेबल रह सकें। इसीलिए हमने पंथ निरपेक्ष की अवधारणा को अपनाया, कि हम यहाँ पे रहने वाले सभी नागरिकों के धर्म का सम्मान होगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनको सहयोग दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, और वो जिस तरह की भी पद्धति को अपनाना चाहते हैं वो अपनाएं। ठीक है, ये हमारी पंथ निरपेक्षता है। फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब क्या होता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब यहाँ पे जो गणराज्य है हमारा वो लोकतंत्रात्मक है। ठीक। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो वोटिंग का अधिकार है वो सबको मिला हुआ है। आपको पता है बहुत सारे जब पश्चिमी देश जब आज़ाद हुए तो बहुत सारे वर्गों को, जैसे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, है ना, और बहुत सारे ऐसे उन्होंने क्या है लोगों को
वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था, तो उसको हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं बोल सकते ना, लोकतंत्र नहीं बोल सकते, क्योंकि सबको वोटिंग का अधिकार ही नहीं है। जैसे इंडिया में भी जब ब्रिटिश टाइम में जो हम देखते हैं 1773 के बाद जितने भी एक्ट आते हैं, उसमें विभिन्न वर्गों को धीरे धीरे वोटिंग का राइट दिया गया है। लेकिन हम जब आज़ाद हुए तो बोला गया कि नहीं, सबको वोटिंग का अधिकार होगा, एक साथ ही हमने सबको दिया। तो इसी ये हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य है, और सबकी वोटिंग पावर सेम है, चाहे वो एक गरीब आदमी हो, चाहे यहाँ का बहुत बड़ा उद्योगपति हो, सब को बराबर एक वोट की कीमत सबकी बराबरी है राज्य के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा, मैंने बोला ना, दो भागों में विभाजित कर लिया था, राष्ट्र और नागरिक। तो ये राष्ट्र का स्ट्रक्चर हो गया हमारा उपदेश का के हिसाब से, कि हम जो अपना राष्ट्र का जो भविष्य का निर्माण करेंगे, उसका आधार ये बातें रहेंगी। अब आ जाते हैं नागरिकों के ऊपर। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। न्याय का यहाँ पे क्या अर्थ है, कि यहाँ के जो रहने वाले सभी नागरिक हैं, उनके हितों की रक्षा होगी, उनके अधिकारों की रक्षा होगी। ठीक है, सारी चीज़ें क्या होंगी, फेयर होंगी। जब हम कोई भी देखिए गेम खेलते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं ना कि ये फेयर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो जस्टिस होनी चाहिए। तो अब हमारे समाज में आपको मालूम है बहुत सारी कुरीतियाँ थी, रूढ़िवादिता थी, तो उसमें आपको कैसे न्याय मिलेगा। बहुत ऐसा हमारा बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जिसके साथ बहुत टाइम से अन्याय होता चला आ रहा था। तो इसमें हमारे उपदेशिका में बताया गया कि नहीं, आपको सामाजिक रूप से आपको न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से भी आपको न्याय मिलेगा, कि आप कोई भी व्यवसाय, कोई भी रोजगार अपना सकते हैं। ठीक है, आपके साथ उसमें भी जस्टिस किया जाएगा, और आपको राजनीतिक भी न्याय मिलेगा। राजनीतिक न्याय आपको चुनाव लड़ने का, आपके जो भी आपकी विचारधारा है राजनीतिक रूप से, ठीक है, जस्टिफाई किया जाएगा। न्याय हर चीज़ में आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आती है स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति के लिए, है ना, फ्रीडम उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया है, कि आपको अपने विचार, अभिव्यक्ति रखने की आपको पूरी स्वतंत्रता देगा स्टेट। ये नागरिक का अधिकार होगा। अब मैं, जैसे मेरे कुछ विचार हैं, तार्किक विचार हैं, मुझे जो सही लगते हैं, है ना, और वो रैशनल है। लेकिन क्या है कि हो सकता है कि एक ऐसा वर्ग हो जो उन विचारों को नहीं पसंद करता हो, और वो मेरे विचारों को नहीं अभिव्यक्त करने दे, उसको रोके। तो राज्य उस यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, एक नागरिक है, आपको उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन भी उसमें लगाई गई हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पर अभी जब तक वो तार्किक हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, नागरिकों को नहीं पहुंचा रहे हैं। ये नहीं कि बस आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो, है ना, आप अपनी बातें नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि वो हमारे एक एक व्यक्ति के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए अपने विचारों को रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो विचारों को रखेगा, उन्हीं विचारों से वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। तो इसीलिए जब वो उसको अपने विचार ही रखने का छूट नहीं होगी, तो वो किस तरह से अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएगा, है ना। और जब तक एक व्यक्ति, इंडिविजुअल का निर्माण नहीं होगा, देश का भी निर्माण नहीं होगा। इसीलिए विभिन्न विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने के लिए हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, आपके जो भी धर्म, विश्वास, उपासना, उसकी भी स्वतंत्रता है, कि आप अपने धर्म की बातों को आप फॉलो करें, है ना। आप जिस तरह से भी चाहें आप उपासना कर सकते हैं। अब उसमें ये नहीं कि आप बलि चढ़ा रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्शन आपको हम जब पढ़ेंगे फ्री राइट्स में, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपकी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आपको दी जाएगी। यहाँ पे प्रतिष्ठा की समानता का मतलब है कि आप इक्वल होंगे। आपको
सभी के बराबर रखा जाएगा। एक गरीब आदमी है तो ये नहीं कि वो इक्वल नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। स्टेट सबको है ना एक रूप से देखेगा, हर तरह की उसकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा बराबर रहेगी। और आपको क्या होगा, देखिए, अवसर की समानता भी दी जाएगी। एक व्यक्ति के आगे बढ़ने के लिए उसको अवसर समान होने चाहिए। अब जैसे आपको 100 मीटर की लाइन में दौड़ना है ना, तो ये नहीं कि एक आदमी 10 मीटर आगे से दौड़ रहा है ना, एक आदमी उसको और 100 मीटर से भी पीछे करके दौड़ा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या है, समान अवसर दिया जाएगा, उसमें आपके साथ किसी भी तरह का कोई विभेद नहीं होगा। अब उसको रिजर्वेशन से मत जोड़ लीजिएगा, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। हमारे जब आपको तो मालूम ही होगा, जब हम अपना इतिहास देखते हैं और हम देखते हैं कि एक हमारा वर्ग बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गया था, तो उसको इक्वल लाने के लिए, मतलब उसको अवसर की समानता, उसके लिए समान करने के लिए हमको रिजर्वेशन दिया गया। समझ रहे हैं ना, कि अवसर, किसी को बहुत सालों से कोई अवसर ही नहीं प्राप्त हो और एक आदमी जिसको निरंतर अवसर मिलते चले गए हों, तो वो तो फिर आगे ही रहेगा ना। तो जिनको अवसर नहीं मिले हैं तो उनकी कोई व्यवस्था की जाएगी कि वो भी बराबरी पे आ सके। तो उस बराबरी पे आने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ अवसर की समानता का यही मतलब है कि एक रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए सरकार आपकी बराबरी से मदद करेगी। जैसे आपको ऋण उपलब्ध कराती है, आपको बहुत सारा व्यवस्था करती है, वो अवसंरचना की बहुत सारी, तो वो हर नागरिक के लिए वो बराबर ही करेगी। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा का सरकार पूरा हमारा राष्ट्र ध्यान रखेगा। और राष्ट्र की एकता, अखंडता निश्चित करने वाला बंधुत्व। किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या हो जाता है कि उसकी अखंडता बनी रहे। और अखंडता कैसे बनती है, जब राज्य, उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न लोगों के बीच में बंधुत्व रहता है, भाईचारा रहता है। जब हमारे नागरिक क्या है, देखिए, बहुत ही रूप में अलग बटा रहता है, वो धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बाद में हम क्या है कि हम हैं सब भारतीय, वो चीज़ हमको आपस में जोड़ती है। तो उसको सुनिश्चित करना ही बंधुत्व है, और वो हमारी राष्ट्र की एकता के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, हमको यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है, जैसे मैंने बताया। इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आगे चल के और भी अच्छे से कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।